एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए पंजाब मॉक के जो क्वेश्चंस है एक बार उनको गो थ्रू करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे क्या आंसर्स रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच सिख जनरल कॉन्कर्ड दिल्ली एंड अनफ्लड अ निशान साहिब एट रेड फोर्ट। ठीक है, कि कौन से सिख जनरल ने सबसे पहले दिल्ली पे कब्जा किया था और लाल किले के ऊपर निशान साहिब को लगाया था। तो इट वॉज बघेल सिंह। ठीक है, भाई बघेल सिंह जी ने ये काम किया था। द इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट फॉर द पुअर पीपल इज नेम्ड आफ्टर विच पर्सनैलिटी। ठीक है, जो गरीबों को इंश्योरेंस स्कीम दी गई है पंजाब सरकार द्वारा वो किसके नाम पर आपके पास, भगत पूरन सिंह जी के नाम पे। केपीएस गिल हु वाज नोन फॉर रूटिंग आउट मिलिटेंसी आउट ऑफ पंजाब वाज बिलोंग टू विच स्टेट, तो ही बिलोंग्स टू पंजाब। ठीक है, who among the following members of the state recognition committee in 1953 was not in favor of merger of हिमाचल प्रदेश with पंजाब। वो कहते हैं इनमें से कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो 1953 में बनी हुई कमेटी के अंदर हिमाचल को पंजाब का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। तो इट वाज जस्टिस फाजी अली। ठीक है, फजल अली। इन विच ईयर लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड पंजाब। ठीक है, तो इट वाज इन 1850। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंस्टेंस ऑफ एक्सरसाइजिंग द फंडामेंटल राइट्स, जो आपको दिए गए हैं इसके अंदर। ठीक है, आपको सही कोड्स बताने हैं इसके अंदर। तो आपके पास कौन से हैं, 1 and 2। वर्कर्स फ्रॉम बिहार टू गो पंजाब टू वर्क ऑन द फार्म्स, उनके लिए भी है। ठीक है, अ चेन ऑफ मिशनरी स्कूल सेटअप बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज, ये भी आपके पास राइट में आएगा। ठीक है, पेरेंट्स प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय चिल्ड्रन, ये नहीं है। चलिए, पॉन्चेन, कंगल, बांका, गजरा आर द ऑर्नामेंट्स यूज्ड बाय द वुमेन ऑफ पंजाब। दीज आर, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, ब्रेसलेट है। द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज डैश, द होल लॉन्गेस्ट कैनाल इन पंजाब इज, आपके पास कौन सी है, भाखड़ा। तो भारत की सबसे लंबी जो इरिगेशन कैनाल है वो इंदिरा गांधी कैनाल है, और जो पंजाब की सबसे बड़ी कैनाल है वो आपकी कौन सी है, भाखड़ा है। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट पब्लिश्ड बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड सिटीज ऑफ पंजाब फॉल्स अंडर द सिस्मिक जोन 4। इनमें से कौन कौन से सिस्मिक जोन 4 में आपके पास आते हैं। तो इट वाज अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, ये सारे के तीनों आपके सिस्मिक जोन 4 में है। द एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला वाज रेप्यूटेड टू हाउस ऑफ डैश इज लोकेटेड इन डैश पार्ट ऑफ द पंजाब। ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी आपके वर्ल्ड की, जो कि उस समय पंजाब एरिया के अंडर ही आपके पास आ रही। मॉडर्न डे दिस इज पाकिस्तान। द मुगल लॉस्ट वास्ट एरिया ऑफ पंजाब इन डैश इन आफ्टर मैस ऑफ अटैक बाय द, ठीक है, तो इट वाज बाय 1739 व्हेन नादिर शाह अटैक्ड दिस एरिया। ठीक है, बंदा सिंह बहादुर was an ascetic, was disciple of dash and converted to Sikhism after meeting। तो बंदा सिंह बहादुर, ठीक है, was disciple of अघोरनाथ, और इन्होंने सिखिज्म में कन्वर्ट हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने के बाद। रियल नेम was माधव सिंह। पंजाब was annexed by British East India Company by the Treaty of Dash in Dash year। तो it was the Treaty of Lahore 1849, और फाइनली 1850 के अंदर ये सारा काम खत्म हो गया था। चंडीगढ़ became a separate union territory in, तो ये कब बन रही है, 1966 के अंदर। बचेतर नाटक बाय द गुरु गोविंद सिंह जी वाज कंपोज्ड ऑफ डैश लैंग्वेजेस, तो इट वाज कंसिस्ट ऑफ ब्रज लैंग्वेजेस। ठीक है, बचेतर नाटक। एज पर 2011 सेंसस, सिख इन पंजाब कंट्रीब्यूट डैश टू द पॉपुलेशन व्हाइल द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया इन स्टेट इज ओनली। तो आपके पास सिख पॉपुलेशन 57% है और ट्राइबल पॉपुलेशन आपके पास 0 है। चलिए, this is all we have from this section. Stay tuned for the next one. Thank you. Hello everyone, कैसे हैं आप सब। चलिए 53rd मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको चेक करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच सिटी द फर्स्ट एवर बैच ऑफ 200 अग्निवीर सिलेक्टेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड अग्निपथ स्कीम ज्वाइन द इंडियन आर्मी फॉर द ट्रेनिंग। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि पहला बैच 200 अग्निवीर का है, वो कहां से लिया गया है आपके पास। ठीक है, अग्निपथ स्कीम के अंडर, तो ये आपके पास कहां पे हुआ है, श्रीनगर के अंदर हुआ है। ठीक है, चलिए, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डीआरडीओ ऑन December 27 फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर वनरेबल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स एंड पावर स्टेशंस लोकेटेड इन विच एरियाज। ठीक है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि बार डैम्स के अंदर प्रॉब्लम, जैसे चमोली के अंदर बड़ा इंसिडेंट हुआ था 2021 के अंदर। ठीक है, डैम्स टूट गए थे आपके पास, तो ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आपके पास कहां पे लिए गए हैं, डिजास्टर प्रोन माउंटेनियस रीजन, जहां पे आपको लगता है कि चांसेस है डिजास्टर होने के, लैंडस्लाइड होने के, अर्थक्वेक आने के, वहां पर आप देखोगे इसको। ठीक है, ट्रांस यूनियन सिविल इन द कोलैबोरेशन विद द ऑनलाइन पीएसबी लोन्स अंडर द मेंटरशिप ऑफ सिडबी लॉन्च्ड ऑन December 20 द फिट रैंक फॉर, फिट रैंक आपके किसके लिए लिया गया था,
एसएमएमई के लिए, ठीक है, एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो बोरिंग होती है उसके लिए फिट रैंकिंग दी गई थी कि कौन से स्टेट्स के अंदर आपको दिख रहा है कि ज्यादा बेटर लोन्स दिए गए हैं, कहां पे ज्यादा काम किया गया है, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज फॉर्मुलेटेड डैश न्यू स्टेशन स्कीम टू मॉडर्नाइज ओवर 1000 स्मॉल स्टेशन ओवर द कमिंग ईयर्स। 1000 से ज्यादा छोटे जो रेलवे स्टेशन उनको डेवलप किया जाएगा, उसके लिए स्कीम कौन सी है आपके पास? अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ठीक है, नाम क्या दिया गया? अमृत भारत स्टेशन स्कीम। The government issued a gazette notification on December 26 to include which streams of game into multi sports event। तो आपने देखा है कि आपके पास जो ई गेमिंग्स है, जैसे कि लोग पबजी वगैरह खेलते हैं, तो उसको भी मेन स्ट्रीम गेमिंग के अंदर क्या कर दिया गया है? ऐड कर दिया गया है। Which of the following bodies releases the global financial stability report? ये कौन आपको देता है? IMF देती है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के लिए। आरबीआई मेंटेन सचेत वेब पोर्टल फॉर व्हाट पर्पस? ठीक है, सचेत का पर्पस क्या है? तो सचेत का पर्पस क्या है? टू कंट्रोल द इंसिडेंट्स ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय अनसरप्लस एंटिटीज। अगर आप किस तरीके के अनआइडेंटिफाइड एक्सेप्टेंस करते हो किसी पैसे की, तो भी पकड़े जाओगे। To help the public in identifying the entities authorized by the RBI for collection of deposits। और RBI आपको साथ साथ जागरूक भी करेगी कि मनी की डिपॉजिट्स को लेने के लिए कौन कौन ऑथोराइज्ड है। तो इसे क्या नाम दिया गया? सचेत दिया गया, ठीक है। फ्रॉड के बारे में नहीं बताएगी, ठीक है, ध्यान रखना। टू फैसिलिटेट डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इन द बैंक्स, बैंक के साथ क्या फ्रॉड हो रहा है वो आपको नहीं बताया जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडेड ओवर 720 मेगावाट मेघदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री के साथ है? ये भूटान के साथ है। चौथा प्रोजेक्ट था, ये याद रखिएगा, ठीक है, फोर्थ प्रोजेक्ट है ये हमारा भूटान के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटास ऑफ हड़प्पा? तो इसमें काऊ नहीं है। एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर्स, बफेलो एंड डियर, ये 5 एनिमल्स थे, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ 3 ज्वेल्स, त्रिरत्न का कंसेप्ट, राइट एक्शन, राइट फेथ और राइट नॉलेज आपके पास कौन से धर्म से है? तो इट इज द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गलत है, वो सिर्फ गवर्नर बने थे, गवर्नर जनरल नहीं बने थे, ठीक है। विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे भारत के पहले, ये आपके पास स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपके कांग्रेस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। डिफरेंट स्टेटमेंट का ट्रेंड शुरू हुआ है आजकल, तो उसको एक बार देखते हैं। तो आंसर देखते हैं, सिर्फ सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्शन देखते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट कैलकाटा, गलत है, कैलकाटा नहीं है, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड बाय द प्रेसिडेंशियलशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट थी, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड देयर सेशन एट लखनऊ इन 1926 टू कंक्लूड लखनऊ पैक्ट, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ठीक है। तो 2 और 3 ठीक है, सिर्फ फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ द पेमेंट, ठीक है। जो हम आपके फिजिकल अकाउंट्स देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं, उसमें क्या नहीं आता है, ठीक है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जो हम बाहर से उधार लेते हैं ना कमर्शियली, वो उसमें इंक्लूड नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज गुड्स दोनों आएंगे। रेमिटेंस, जो हमें बाहर से पैसा लोग भेजते हैं घरों में, वो भी आपके पास इसमें इंक्लूडेड है। 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है आपके लक्षद्वीप और मिनिकॉय के आइलैंड्स को। मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज मैग्मा, ठीक है। धरती से बाहर आ गया तो लावा, धरती के अंदर रहा तो मैग्मा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेट मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशनिक रेंज? मिड ओशनिक रेंज के बनने का कारण क्या है? डाइवर्जेंट मूवमेंट है, ठीक है। मिड ओशनिक रेंज आपको पैसिफिक ओशन के अंदर भी दिखाई देगी, आपको अटलांटिक ओशन के अंदर भी दिखाई देगी, इंडियन ओशन के अंदर भी दिखाई देगी, ठीक है। नेशनल यूथ डे जो कि 12 जनवरी को बनाया जाता है, ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर है। इनका ओरिजिनल नाम क्या है? तो इनका ओरिजिनल नाम है नरेंद्र नाथ दत्ता। इनके एक मित्र हुआ करते थे अजीत सिंह, उन्होंने इनको ये टाइटल दिया था विवेकानंद, जब वो शिकागो के लिए गए थे। द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ 146 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द कंट्री हैज डिक्लेयर्ड तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन स्टेट। तो सबसे बेहतरीन आपके पास कौन सी है इसके अंदर? तीर्थन आपके पास कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। What is the name of the India's first 9mm machine pistol developed by the DRDO and the Indian Army Mao based infantry? इसको नाम क्या दिया गया है? अस्मी, ठीक है। ये indigenously made पिस्टल है आपके पास 9mm की। Which Indian Union minister has been honored with the Canada's साहित्य गौरव अवार्ड for by the Hindi Writers Guild Canada? तो ये आपके पास निशांत, जो रमेश पोखरियाल निशांक है, निशांक इनका वैसे भी पेन नेम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
रेलवे हैज डिसाइडेड टू रीनेम हावड़ा कालका मेल एज नेताजी एक्सप्रेस। ये सुभाष चंद्र बोस के उनकी पुण्यतिथि पर इसको किया गया था डिक्लेयर, ठीक है। इसी ट्रेन से वो कलकत्ता से इधर आए थे, हरियाणा पंजाब। द लॉन्गेस्ट ट्रेन आर्क ब्रिज इन इंडिया इज वेरा ब्रिज इज इन विच स्टेट? तो ये आपके पास कहां पर है? मेघालय के अंदर है, ठीक है। हाईएस्ट लॉन्ग रोड आर्क ब्रिज है, ठीक है। हु इज द ओनली फॉरेनर टू बी ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण दिस ईयर? तो इस बार शिंजो एबे, ये जो भी प्रधानमंत्री जापान के जिनको गोली मारी गई थी, शिंजो एबे। Which Indian celebrity has been honored with the Global Citizenship Ambassadors Award? तो श्री श्री रविशंकर जी को यह अवार्ड दिया गया। ISRO has tied up with which digital mapping tech company to offer the fully indigenous mapping portal? तो ये आपके पास है मैप माई इंडिया। चलिए, this is all we have from this section. Stay connected for the next part. Thank you. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते आपके लिए मॉक टेस्ट लाया जाता है, उसके सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये रहा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन वर्क फॉर यू इज कॉल्ड डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटलाइजेशन या फिर एनालॉगिजाइजेशन। अगर मैं बात करता हूं तो ये स्पेलिंग में यहाँ पे थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है, कोई और बड़ी बात नहीं है। डिजिटाइजेशन है, इसका आंसर बनता है डिजिटलाइजेशन। सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। उसको सारी को चेंज करने को क्या बोलता है? डिजिटल कर देना, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, which of the following is not a point and draw device? इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है? सबसे पहले है कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच पैड या फिर माउस। अगर ये मैं बात करता हूं, देखो की साफ तौर पे पूछा क्या है, नॉट अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, ठीक है ना। कीबोर्ड, ट्रैक बॉल तो इसे पॉइंट करते हैं, टच बनाते हैं, टच स्क्रीन से है, माउस से है, टच करके बनाएंगे। पर कीबोर्ड जो है या कीपैड जो है वो आपके पास टच नहीं है, वो क्लिक की इवेंट के ऊपर परफॉर्म करता है। तो आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अ डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर फील्ड, वेबसाइट, ब्लॉग, वेब डायरेक्टरी या फिर कॉर्पोरेट वेबसाइट। तो इसको बोला जाता है वेब डायरेक्टरीज बोला जाता है, जो कि पर्टिकुलरली ये काम यहाँ पे करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रखा है। which of the which with regard to computer memory which of the following statement is true? ट्रू क्या है? पहली है रीड ओनली मेमोरी इज वोलेटाइल, कभी भी रोम वोलेटाइल नहीं होता, रैम जो है वोलेटाइल होता, तो ये तो पहले ही गलत है। अगला है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वोलेटाइल, हाँ ये तो सही है। आगे है सेकेंडरी इज वोलेटाइल, यार वोलेटाइल थोड़ी ना होता है, ये तो नॉन वोलेटाइल होता है, क्योंकि सेकेंडरी का मतलब ये अलग होता है। तो ओनली बी आपका यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द मल्टीपल सीपीयूज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मेनी जॉब्स कंकरेंटली? ऐसे कौन सी प्रोसेस है जो कि एक टाइम पे मल्टीपल सीपीयू का यूज करके किसी जॉब की एग्जीक्यूशन कराते हैं? मल्टीटास्किंग, प्रोग्रामिंग या मल्टीथ्रेडिंग? ये तीनों ही आंसर नहीं बनेंगे, आंसर बनेगा डी ऑप्शन, मल्टी प्रोसेसिंग। मतलब एक टाइम पे मल्टीपल सीपीयू का यूज करने का जो काम होता है वो आपके पास किसका होता है? मल्टी प्रोसेसिंग का होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट एंड ड्रॉ इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा डिवाइस नहीं है? इलेक्ट्रिक पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके पास इनपुट डिवाइस हैं, पर फ्लैट बेड स्कैनर जो है पॉइंट इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास, इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड थ्रेड स्टेट? इनमें से कौन सी वैलिड थ्रेड स्टेट नहीं है? रनिंग, रेडी, ब्लॉक या फिर स्विच? अगर मैं बात करता हूं तो स्विचिंग जो है इसकी आंसर बन रहा है, वो एक वैलिड स्टेट नहीं है। सो आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू लोकेट एंड रिट्रीव स्टोर्ड डेटा from the storage unit in responding to the program instruction is known as access time, seek time, extraction time या फिर latency time। देखिए अगर मैं बात करता हूं तो इसका आंसर बनेगा access time, इस चीज को बोला जाता है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, मेमोरी चिप यूज टू स्टोर द डेटा परमानेंटली इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूं परमानेंट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आपके पास रीड ओनली मेमोरी।
दैट इज कॉल्ड परमानेंट मेमोरी। ठीक है, तो होपफुली बात आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ज्ञानम हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीकली मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे सारी चीजें देखेंगे कि इसमें क्या है। आपके पास काफी बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, तो इस इंफॉर्मेशन का हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले क्या है, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज ऑर्गेनाइजिंग एग्जाम डिफरेंट सब्जेक्ट नेमली जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, फ्रॉम 22 टू 29 जून। अब यहाँ पे एक बात तो बड़ी अच्छी बात बोली गई है कि 22 से चलेगा और 29 तक चलेगा। तो स्टैटिक आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 22, 23, 24, 25 से लेकर 29 तक। ठीक है ना, क्योंकि आपको जब पता ही है कि यहाँ पे ये बात है ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 29 तक आप लोग यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू को लिख सकते हैं, क्योंकि उसने साफ तौर पे खुद ही कहा है। जब खुद कहा है तो हमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। देन उसके आगे आपके पास क्या है, द शेड्यूल ऑफ द एग्जाम विल बी फॉलोइंग ऑन द कंडीशन। देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, कोर्स शुड बी एंडेड विद हिस्ट्री। अब एक टाइम तो यहाँ पे साफ बोल दिया कि ये खत्म किससे होगा, हिस्ट्री से होगा। तो लो जी, आखिरी में आप लोग पहले ही यहाँ पे हिस्ट्री लिख लो, हिस्ट्री। ठीक है, देन आगे क्या है आपके पास, 23rd बीइंग संडे। 23rd को क्या है आपके पास, संडे, और संडे को क्या है, हॉलीडे। संडे है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हॉलीडे है। अगर बात करता हूँ तो बेटा यहाँ पे अगर संडे है तो आगे दिन आगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ये सारी की सारी लिस्ट आपके पास यहाँ पे बन गई, क्योंकि संडे मिल गया तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपके पास यहाँ पे। ठीक है ना, एंड देयर शुड बी नो एग्जाम। ठीक है, बीइंग संडे, संडे शुड हैव नो एग्जाम। आर्ट्स शुड बी ऑन द प्रीवियस डे ऑफ इकोनॉमिक्स। इको के एकदम पहले, इसमें साफ तौर पे लिखा है कि इको के पहले आर्ट्स आएगा। ये लिखा है आर्ट्स शुड बी प्रीवियस डे ऑफ द इकोनॉमिक्स। ठीक है, देन आगे है साइंस शुड बी इमीडिएटली आफ्टर हॉलीडे। हॉलीडे के इमीडिएट बाद क्या है, साइंस। लो जी, हॉलीडे के इमीडिएट बाद आपके पास साइंस आ गई, हॉलीडे के बाद इमीडिएट आफ्टर साइंस। ठीक है, देयर शुड बी अ गैप ऑफ एग्जैक्टली 1 डे बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स। पब्लिक एड, पब एड और इकोनॉमिक्स में 1 दिन का गैप है। अब कहीं आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन आगे आपके पास क्या, देयर शुड बी अ गैप ऑफ एग्जैक्टली 2 डेज बिटवीन जियोग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब एड एंड जियोग्राफी, पब एड एंड जियोग्राफी 1 और 2। देन आगे आपके पास क्या बोला गया है, जियोग्राफी इज बिफोर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जियोग्राफी इज द, तो जियोग्राफी की अगर बात करता हूँ, मैं जियोग्राफी यहाँ ले लूं तो मेरे पास जियोग्राफी और पब एड में 2 दिन का गैप था, तो 1 और 2 दिन का गैप यहाँ पे पब एड आ जाएगा। ठीक है, पब एड आ गया, और आगे था आर्ट्स, और आपके पास पब एड और इकोनॉमी के बीच में 1 था, तो पब यहाँ पे है, 1 छोड़ के इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ठीक है ना, और इको के इमीडिएट पहले क्या था, आर्ट्स था। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट बचा है, वो कौन सा बचा हुआ है, मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स यहाँ पे आ गया। लीजिए क्लास, आपका क्वेश्चन ये जो है एक ही झटके में कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले एक एक क्वेश्चन की। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, द एग्जाम विल बी स्टार्ट विद। तो ये तो आपको पहले ही पता है कि इस एग्जाम जो है वो किसके साथ स्टार्ट हुआ है, जियोग्राफी के साथ। तो इसे हमें कुछ गौर करने की जरूरत है ही नहीं, तो ये तो सीधा ही आगे चला जा सकता है। देन आगे क्या है, विच सब्जेक्ट विल बी ऑन द ट्यूसडे। ट्यूसडे का एक बार हमें देखना पड़ेगा कि ट्यूसडे को कौन सा सब्जेक्ट आपके पास था। ट्यूसडे की अगर बात करता हूं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
ठीक है, पब एड था आपके पास, लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सब्जेक्ट प्रीसीड्स मैथ। प्रीसीड्स का मतलब होता है पहले और फॉलोड का मतलब होता है बाद में। तो मैथ से पहले कौन सा सब्जेक्ट था? प्रीसीड्स मैथ का मतलब होता है, मैथ से पहले था इको, मैथ से पहले था आपके पास इको। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो इको आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फॉलो। तो साइंस को कौन फॉलो कर रहा है? फॉलो का मतलब होता है बाद में, प्रीसीड्स का मतलब होता है पहले। तो साइंस को कौन फॉलो कर रहा है? तो साइंस के पीछे कौन है? ठीक है, तो देख लेते हैं। ये साइंस, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो साइंस के आगे जो था आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बन जाएगा पबेड। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी डेज द गैप आर बिटवीन द जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स। जियोग्राफी और मैथमेटिक्स के बीच में, एक बार अगला भी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अच्छा, नेक्स्ट और है, जियोग्राफी और मैथमेटिक्स के बीच में कितने दिन का गैप है, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जियोग्राफी यहाँ पे है और मैथ यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 दिन का गैप आपके पास यहाँ पे पड़ रहा है। तो सीधा आंसर आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है ना, कितने दिन का गैप है? 5। लीजिए क्लासेस का आंसर भी आ गया आपके पास 5। नेक्स्ट की अगर बात करता हूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आगे में, अगले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द डिक्शनरी ऑर्डर। तो डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, DIRECT, CT तक तो मेरे को लगता है सभी में जगह सेम है, टी 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 टी, तो टी तक तो पहले ही काट दो, टी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको चेक उससे आगे ही करना पड़ेगा। अगर उससे आगे देखता हूं तो आई है, आई का नंबर होता है 9, और यहाँ पे ई है, ई का नंबर होता है 5, और यहाँ पे ओ है, ओ का नंबर होता है 15, और आई का मतलब होता है 9। तो एक बात तो पता है, सबसे पहले तो बी ही आएगा। तो ये सारे के सारे ऑप्शन कैंसिल आउट अपने आप ही हो रहे हैं, बी ऑप्शन सीधा ही आंसर बन रहा है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक ही में सीधा आंसर निकाल दो, बी ऑप्शन। ठीक है, अब अगला है एम्बेडेड। एम्बेडेड वर्ड का मीनिंग अपने आप में होता है हिडन। एम्बेडेड वर्ड का मीनिंग अपने आप में होता है हिडन। ये इमेज इन चारों में से किस में छिपी हुई है, तो वो चेक करना है आप लोगों के पास। अगर मैं चेक करता हूं तो ये इमेज जो है इसमें छिपी हुई है, ये देखो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन। इसका आंसर क्या बनेगा? डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द मिसिंग सीरीज से क्वेश्चन है आपके पास। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखते हैं आपके पास है 15 22 और 3, 44 28 एंड 8। तो जरा चेक करके देखते हैं 15 और 12 कितने होते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ, 15 और 12 होते हैं 27। 27 डिवाइडेड बाई 9 करता हूँ तो कितना आता है आपके पास? 3। 44 और 28, ठीक है ना, तो 8 और 6 14, 4 और 8 नहीं, 8 4 12 होता है, 8 4 12 और 4 2 6 72 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 8। मतलब इन दोनों को ऐड करके एक कॉमन नंबर 9 से डिवाइड करें तो सेंटर नंबर आपके पास आ रहा है। तो 5 4 और 3 7, 5 और 6 आपके पास 11। तो अगर फिर से 9 से करता हूं तो कितने पे जाएगा? 13 ना 117। तो बी ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पे भी सही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला आपके पास क्या है, इसमें देखते हैं 3 ऑफ द वर्ड फोर और अलाइक। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, क्यूब मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, आंसर क्या आएगा? लीटर, क्योंकि सारे के सारे यूनिट जो है सेम में चल रहे हैं, ये लीटर्स जो है डिफरेंट यूनिट है। सो आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, विच नंबर इज प्रेजेंट ओनली इन वन फिगर ओनली। तो वन फिगर में एक नंबर बताना है, तो एक ही नंबर यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है वो है 5। 5 जो है वो केवल और केवल किस में है? स्क्वायर के अंदर है, बाकी किसी और के अंदर नहीं है। 5 किसके अंदर है? केवल और केवल स्क्वायर के अंदर है। तो आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग से है, तो लिख के देख लेते हैं, POPULAR, पॉपुलर। पॉपुलर का कोड क्या है? QQBMBS। तो 16 17 +1 15 16 +1
16 17 प्लस 1 u 21 और ये 22 प्लस 1 12 13 1 2 r 18 19। तो साफ तौर पे समझ में आ रहा है प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 की सीरीज चल रही है। तो जी में अगर एक है आपके पास, अच्छा बट गुड, अच्छा ये इससे माइनस करना पड़ेगा। अब तो इससे आपको वर्ड ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे ये दिया हुआ है जी बी एन पी बी टी, ऊपर निकालना है। तो इससे कम कर देंगे क्या आएगा एफ, इससे कम कर देंगे क्या आएगा ए, एन से कम कर दे एम, एफ ए एम, तो ये कैंसल कैंसल कैंसल, बी ऑप्शन आंसर, डायरेक्ट आंसर निकाल लिया एफ ए एम, फेमस आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 11 -1 10, ठीक है ना, और यहाँ पे 11, तो प्लस ऑफ 1 8 और 1 9 प्लस ऑफ 1, तो बस सिंपल सी बात है सी आई ए, पहले क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस अगर कर रहेंगे तो बी आ जाएगा, अगली दो में प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा जे और यहाँ पे क्या आएगा सी, बी जे बी सॉरी नॉट सी, बी आएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैन कंप्लीट ए सर्टेन जर्नी बाय कार इफ ही कवर्ड 30% ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 60% ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, देखो अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास नहीं दे रखा बट परसेंटेज में है, तो मैं क्या करता हूँ टोटल डिस्टेंस को 100 एज्यूम कर लेता हूँ कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा 100 होगा। तो सबसे पहले 30% मतलब 30 किलोमीटर, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड टाइम, फिर 60 और ये है 40 की स्पीड से, और बचा कितना 10 किलोमीटर, वो 10 की स्पीड। तो 10 को 10 से डिवाइड किया 1, ये हो जाएगा आपका 1.5 और ये भी कितना होगा 1.5। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या था 100 था। 3 + 1 4, 100 बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन में अक्सर हम क्या करते हैं डिस्टेंस को एक्स लेट करते हैं, तो वहां से आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, बट इसलिए अगर 100 से करोगे तो कैलकुलेशन आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन अलॉय कंटेन्स जिंक कॉपर एंड टीन। एक अलॉय में जिंक कॉपर और टीन का रेशियो है आपके पास 2:3:1 एंड अनदर कंटेन्स कॉपर टीन एंड लीड, कॉपर टीन एंड लेड, और ये रेशियो क्या है आपका 5:4:3 है। उसके बाद उसने क्या बोला, इफ इक्वल वेट ऑफ बोथ अलॉयज आर मेल्ट टुगेदर टू फॉर्म ए थर्ड अलॉय, दोनों को इक्वल क्वांटिटीज में उसने क्या किया है मेल्ट किया। देखो अगर हम बात करें टोटल पहले क्वांटिटी क्या है 6 और यहाँ टोटल क्वांटिटी क्या है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 12 बना लो, तो ये क्या हो जाएगा 4 6 और 2 के रेशियो में आ जाएगा, 4 6 और 2 के रेशियो में आ जाएगा। और यहां से रेशियो क्या था 5:4:3 का रेशियो था। देन वेट ऑफ लेड, अब देखो लेड कितना है 3, टोटल 12 + 12 कितना था 24, तो ये कितना पार्ट है लेड का 1/8, कितना है 1/8। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन एन एग्जाम 80 क्वेश्चन एवरी करेक्ट आंसर कंटेन 4 मार्क्स एंड एवरी रॉन्ग कैरी 1 मार्क्स इफ ही गॉट 200 मार्क्स। देखो एक बच्चे ने 80 क्वेश्चन थे, अगर उसने x क्वेश्चन सही किए हैं और एक क्वेश्चन के लिए उसको 4 नंबर मिले हैं, तो 80 में से अगर हम x माइनस कर दें तो ये क्वेश्चन बाकी जो बचे हुए तो गलत क्वेश्चन थे। हर गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर उसका कम हो गया और ओवरऑल उसका स्कोर कितना था 210 था। देखो 4x - 80 ये +x हो जाएगा इज इक्वल टू 210।
अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 5x हो जाएगा। 5x कितना होगा आपका 210 माइनस 80। अब उसने हमसे पूछा था हम मैंने क्वेश्चन करेक्ट, x की वैल्यू उसने पूछी है। ये कितना मिलेगा आपको 130 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 130 डिवाइड बाय 5। इसको डिवाइड करोगे पहले 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, और फिर 6 पे, तो 26, यहाँ पे 36 नहीं 26 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, ये -80 नहीं +80 हो जाएगा ना, +80 हो जाएगा आपका, क्योंकि इधर नेगेटिव था उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 270 270/5 पहले डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेगा, ठीक है, और उसके बाद 20 फिर 4 पे डिवाइड करेगा। ऑप्शन अभी भी गड़बड़ में ही है, तो 54 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए के बाद बढ़ते हैं आगे। क्या बोला गया था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर। देखो क्या कह रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपका πRL होता है। कितना होता है पाई, देखो पाई उसने साथ ही रखा हुआ है, तो हमें R और L की वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। डायमीटर कितना है 16, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा। और जो L है, L की वैल्यू आपको पता ही होगा किसके इक्वल होता है h² + r² का अंडर। देखो ये कितना आपके पास 15 का स्क्वायर कितना 225 और ये 64, तो ये हो गया आपका 289 का अंडर, और 289 मतलब 70, ठीक है। 17 × 8 आपका कितना हो जाएगा 136। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज v। देखो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है उसकी साइड का क्यूब, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या दे रखी है उसने v दे रखी। अगर मैं यहां से a की वैल्यू कैलकुलेट करूं, a की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा v का क्यूब रूट हो जाएगा। देन टोटल लेंथ ऑफ इट्स एज, ठीक है, तो उसके जो एजेस हैं उसकी टोटल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो उसके कितने एजेस होते हैं आपके 12 एजेस होते हैं, तो 12 × v⁻⁴ आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनल इज इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की फॉर्म में है, ठीक है। इफ कैनल टॉप इज 10 मीटर एंड द बॉटम इज 6, तो जो पैरेलल साइड्स हैं वो आपको दे रखी हैं और एरिया दे रखा है 72, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 72, ठीक है। देखो 2 से डिवाइड करेंगे 8 72 को 9 पे डिवाइड करेगा, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, हॉर्स इज थ्रेड टू वन कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर। देखो एक ये रेक्टेंगल है आपका, ठीक है, इसके इस पॉइंट के ऊपर कोई घोड़ा बांधा गया है, ठीक है, और इसकी साइड कितने दे रखी है आपको 40 और 24 दे रखी है, और जिस रस्सी से घोड़ा बांधा गया है वो 14 मीटर लंबी है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड कैन इट क्रिएट। अब अगर वो इस फील्ड पे है, अगर इसको सेंटर मानकर वो कुछ ऐसे यहाँ चक्कर लगा सकता है, तो उसने ये वाला एरिया, वो सिर्फ ये वाला एरिया है जो वो ले सकता है, ठीक। और ये कितना होगा πr² इंटू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री, तो 22/7, ठीक है। और रेडियस कितना दिया था 14 दिया था आपको, 14 × 14, थीटा क्या होगा 90 डिवाइड बाई 360 डिग्री, मतलब ये इसको 4 पे डिवाइड करेगा, 7 से करेंगे इसको 2 पे करेगा, ठीक है। ये 28, ये इसको 7 पे कर देगा, तो 22 × 7, और 22 × 7 आपका क्या हो जाएगा 154। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा 154। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 3:4, और देखो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है L × B, और ये किस रेशियो में है 3x और 4x, और ये किसके इक्वल है 7500। 7500 को मैं 75 × 100 लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा 25 पे, और 3 से 75 को फिर डिवाइड करूंगा 25, तो x² किसके इक्वल आ गया 625। तो x की वैल्यू मेरी क्या हो गई, x की वैल्यू मेरी हो गई आपकी 25, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई 25। तो एक साइड हम कह सकते हैं कि अगर एक साइड आपकी 75 है तो दूसरी साइड क्या है आपकी 100 है, तो एरिया कितना हो जाएगा 75 × 100, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला था
और एरिया किस में था, सेंटीमीटर में। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड्स 25 पैसा पर मीटर। ठीक है, अब 25 पैसा 25 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 25 डिवाइड बाय 100। फेंसिंग करनी है तो इसका डबल भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सोल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल, और अब इसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे, मीटर सेंटीमीटर को यूनिट सेम करोगे, तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड बाय 2। ठीक है, एक सेकेंड, उसने 25 पैसा पर मीटर, तो हमें सॉरी पेरीमीटर कैलकुलेट करना, फेंसिंग करनी है, पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, एरिया नहीं, फेंसिंग करनी है तो पेरीमीटर कैलकुलेट होगा। तो ट्वाइस ऑफ 175 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 आ गया। ठीक है, ये इसको 2 पे डिवाइड करेगा, और 175 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 87.5 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट में क्या करें, ए ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग हुज इनर सर्कमफ्रेंस इज 352 एंड द आउटर सर्कमफ्रेंस इज 396, द विड्थ ऑफ द ट्रैक। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ये 2 सर्कल है। ठीक है, हमें जो ये वाला पाथ है इसका एरिया, इसका जो ये वाला पाथ है इसकी विड्थ हमसे पूछी गई है, जिसको मैंने ब्लैक किया है, ये हमसे पूछा गया है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, बड़े वाले का सर्कमफ्रेंस कितना है 396, और इसका सर्कमफ्रेंस कितना है 352। अगर हम बड़े वाले में से छोटे वाले सर्कमफ्रेंस माइनस करते हैं तो यही एरिया आएगा, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr। ठीक है, और यही दोनों के रेडियस में डिफरेंस होगा, कैपिटल R1 माइनस R2 में कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो अगर आप 396 में से अगर 352 माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 44 से 44 कैंसिल, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 7 था। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्टील वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एरिया, देखो स्क्वायर की फॉर्म में बेंट की गई तो एरिया कितना है 121, मतलब स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, तो पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 11 इंटू 4 44, और ये किसके इक्वल होगा, सर्कल के पेरीमीटर के मतलब 2πr के इक्वल होगा। द एरिया ऑफ द सर्कल, देखो तो यहां से अगर मैं रेडियस कैलकुलेट करता हूं तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 11 इंटू 14, ये 44 से 44 कैंसिल, तो r की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 आ गई। रेडियस आ गया तो आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया क्या होता है πr स्क्वायर, तो 22/7, r क्या है आपके पास 7 है, 7 इंटू 7, तो 22 इंटू 7 क्या आ जाएगा 144 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्या करें, डायमीटर ऑफ ए गार्डन रोलर इज 1.4 मीटर एंड इट्स 2 मीटर लॉन्ग, हाउ मच एरिया विद इट क्रॉस इन 5। कह रहे उसके जो अब देखो जो डायमीटर है वो आप एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिलेंडर की शेप में बनेगा। ठीक है, जो रोलर है वो किसकी शेप में होता है, सिलेंडर की शेप में होता है। तो सिलेंडर का अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7, ठीक है, डायमीटर दे रखा है 1.4, तो 1.4 डिवाइड बाई 2 इसका हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा इंटू 2 मीटर लॉन्ग, 2 से 2 कैंसिल हो। ठीक है, अब ये पॉइंट रिमूव करोगे तो डिवाइड बाय 7 ये 2 आ जाएगा, तो 8.8 आ गया, तो मतलब उसका एरिया कितना है 8.8। उसने कितने राउंड लगाए थे 5 राउंड लगाए थे। ठीक है, तो 88 डिवाइड बाय 10 इंटू 5, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि 44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए वायर इज लोप्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, इट इज रीबेंट into a square from determine the length of the side of the square। देखो 28 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ठीक है, अगर ये आपको 28 दे रखा है तो अगर हम यहां से इसका सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करें तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा इंटू 28, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 पे करेगा तो 2 इंटू 22 इंटू 4। अब यही जो सर्कमफ्रेंस है यही पेरीमीटर किसका होगा, सर्कल का होगा। ठीक है, तो
सॉरी स्क्वायर का होगा। तो 4 से 4 कैंसिल, तो साइड कितनी आ गई 44 आ गई, इतनी साइड ही पूछी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। सर्कुलर ग्रेसी प्लॉट ऑफ लैंड 42 मीटर इज diameter has a depth 3.5 meter wide running around it on outside. Find the cost of graveling the path at 4 rupees per square. ठीक है, तो जो पाथ का एरिया है वो इस केस में हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्योंकि उस पाथ के बारे में इसने बात की गई है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो पाथ का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो अंदर वाला सर्कल रेडियस है उसका डायमीटर कितना है 42, उसका रेडियस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, और जो अब आउटर बनेगा मतलब बड़े वाला बनेगा आर, उसका कितना हो जाएगा 21 प्लस 3.5, मतलब उसका जो रेडियस हो जाएगा वो 24.5 हो जाएगा। उसका रेडियस कितना हो जाएगा आपका 24.5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों के एरिया में से हम देखो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अगर दोनों का एरिया का डिफरेंस ले लेते हैं तो हमारे पास जो पाथ बनेगा उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो पाई तो आप कॉमन ले सकते हो, 22/7 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 24.5 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर, तो 22/7 इन देखो 21 का स्क्वायर सबको पता है कि 441 होता है। अब 24.5 का स्क्वायर हम जल्दी से जल्दी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो 24.5 का, जब भी अगर आपको पॉइंट लास्ट में यूनिट डिजिट 5 और उसका स्क्वायर करना है तो सबसे पहले तो क्या करो, जो लास्ट में हमेशा क्या होगा ऐसे केस में 25 आएगा, ऐसे केस में हमेशा लास्ट में क्या होगा 25 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये नंबर बचा आपके पास क्या बचा 24, आप 24 को क्या करो 25 से मल्टीप्लाई, 25 को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कितना आएगा आपका 600 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसको मैं समझ रहा हूं 10 + 10 + 4, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया 250, फिर 250 और फिर 400 हो जाएगा, तो 500 प्लस मतलब ये कितना हो गया 625, और यहां पॉइंट लग जाएगा तो 600.25, तो ये कितना आ गया आपका 600.25। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो इनके बीच का डिफरेंस लेंगे तो अगर इसमें से 441 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 159.75, और अब इसको क्या कर दे 4 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर ले। अब देखो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन इसको अगर करनी है तो पॉइंट रिमूव करके डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करो पूरा पूरा 25, अब 25 से इसको डिवाइड कर दो, देखो पहले तो 6 पे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, 150 कितना बचेगा 9, 75 फिर 3 पे करेगा। ठीक है, उसके बाद 75 हमारा कितना बच रहा था 22, फिर 9 पे करेगा। ठीक है, अब अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये 7 14 लगभग, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स आपका किस पे आ रहा है, ये 2002 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। पर इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 5 15 6 25 6 का 150, 9 बचेगा 97, फिर 25 75। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा 22, 225 25 नहीं 225। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा इसका 2002, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट कुछ कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा वो हम क्लियर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. So guys, आपने मॉक अटेम्प्ट किया होगा तो मॉक के सॉल्यूशंस की बारी आई है। मैं लूंगा आपका इंग्लिश का सेक्शन। ट्राई करते हैं यहाँ पर क्या है। एक वर्ड आपको बोल्ड में दे रखा है, आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है। Few teachers have been spared the problem of an obstreperous pupil in the class. उसका मतलब अनरूली, जिसको गवर्न करना, रूल करना या होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। ऋतु आस्क्ड रश्मि नॉट टू मेडल इन अफेयर्स, ये भी नियरेस्ट बताना है। मेडल का मतलब मेरे बीच में दखल अंदाजी मत करिए, इंटरफेयर हो जाएगा। आगे एरर निकालना है। इन स्पाइट ऑफ द हेल्प ऑफर्ड टू हिम, ये देखिए ऑफर्ड पास्ट है, रिफ्यूज इज प्रेजेंट है, गलती तो मिल गई। देखते हैं प्रेजेंट को पास्ट करना है या पास्ट को प्रेजेंट। डिसाइडेड भी पास्ट है तो भाई आंसर यहां है, रिफ्यूज्ड हो जाएगा।
तो आंसर हो जाएगा ही रिफ्यूज्ड। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इफ माई फादर विल अप्रूव, नो, आपके कनेक्टर के साथ कभी विल नहीं मिलेगा। आगे विल आता है, चलने दीजिए, इसके साथ नहीं मिलेगा। इफ माई फादर अप्रूव्स हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिव से पैसिव जाएंगे तो सही, यहां पे कैसे जाएंगे? इन्होंने तो ऑप्शन 3 ही दिए हैं। देखे जरा, कुछ है हमारे पास? 3 ही मैं हूं ना, इन्होंने तो 3 ही ऑप्शन दिए हैं, मैं बनाता हूं इसका चौथा ऑप्शन। लेकिन चेक तो करूं, किल्ड है ना, पास्ट इंडेफिनिट, वॉज लगा, स्नेक के साथ स्टिक तो नहीं आएगी, काट दिया। स्टिक वॉज किल्ड, स्टिक तो नहीं मारी गई थी। द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉयज विद स्टिक, एब्सोल्युटली करेक्ट। चौथा ऑप्शन भी कुछ गलत ही होगा तो क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो। लेट तो लगा दीजिए, फिर दिस को आगे ले आइए और मी को पीछे ले जाइए। लेट दिस बी डन बाय मी, और थर्ड फॉर्म भी हो गई। आंसर हो जाएगा सी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जब पटवारी के एग्जाम में भी आए हैं, His letters to his ward speak volumes for his forbearance and good sense. इसमें आपको मीनिंग बताना स्पीक वॉल्यूम्स का, इसका मतलब दे सर्व एज अ स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स है ना, तो एक तरह से ये सच में इसी, हमारे को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, यहां पर ये पता लग रहा है देख कर ही कि हाँ भाई क्या चीज है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, He's in the habit of chewing the cud. Chewing the cud का मतलब to move on होता है। ये तो डायरेक्टली आपको 100 बार पढ़ा भी रखा है इतने सारे क्वेश्चंस में। In facing adverse situations, he was very stoical. यहां पे ऑपोजिट बताना है, तो स्टोइकल का मतलब क्या होता है और उसका ऑपोजिट क्या होता है? तो पहली बात तो वो बड़ा स्टोइकल था, उसका ऑपोजिट फ्लिंच, बड़ा फ्लिंच करता था, ये ऑपोजिट है। तो आंसर देख लीजिए बी। मूविंग ऑन फर्दर, व्हाट वी हैव इज ऑपोजिट बताना है। While facing that situation, he turned out to be dauntless. Dauntless का मतलब तकड़ा होता है, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ये शायद ऑप्शन आपके पास सेम आ गए हैं। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो वो ऑप्शन क्या है वो थोड़ा सा बता देता हूं। फर्स्ट वन इज टैक्टफुल, सेकेंड वन इज स्टोइकल, थर्ड वन इज बैशफुल, चौथा तो सही ऑप्शन है ही है, कॉवर्डली। आंसर हो जाएगा कॉवर्डली। एंटोनिम्स बताने हैं गिवन वर्ड के ऑपोजिट। अब ये देखो, गिगैंटिक, जिसको बड़ा ह्यूज भी बोला था ना, जाइजेंटिक बोलते हैं लोग, है ना, तो यहां पर इसका ऑपोजिट हो जाएगा टाइनी, छोटा। द नेक्स्ट वन इज और सिंपल, हेजिडेंट। हेजिडेंट का सिनोनिम बताना है सेम। हेजिडेंट का मतलब होता है डाउटफुल, मैं हेजिटेट कर रहा हूं, डाउट में हूं, जाऊं कि ना जाऊं। That is it for the day. I hope you got this. Stay blessed.